हर इंडस्ट्री की ग्रोथ कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। मीडिया, एडवर्टाइजिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन हर साल इसमें बड़े बदलाव भी देखे जा रहे हैं। तेजी से डिजिटल होती है पूरी इंडस्ट्री 2013 से काफी उम्मीदें लगाई बैठी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री के लिए ये साल पिछले साल से बेहतर हो। इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के ब्रांड बाजार की। नमस्कार, मैं हूं इशलीन कौर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज शो में क्या है खास। सितारों की चमक भी ना चमका सकी फिकी फ्रेम्स को। आईएनबी मंत्रालय बनाएगा खास सोशल मीडिया विंग। हमारी खास सीरीज मार्केटिंग इन आई में आज मुलाकात एक्सिस बैंक की सीएमओ मनीषा लाड गुप्ता से। और कैसा होगा इस साल का पोर्टफोलियो नाइट। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2017 तक दोगुनी हो जाएगी। यानी इस इंडस्ट्री के लिए 2012 भले ही काले बादलों से घिरा रहा, लेकिन फिल्मों के बिजनेस ने काले बादलों में भी सुनहरे रंग भरे और 2013 में भी फिल्मों के डिजिटल होने से कमाई बढ़ेगी। छोटी और क्वालिटी फिल्मों का पैसा कमाना जारी रहेगा। इसके अलावा टीवी में रीजनल चैनलों की ग्रोथ होगी, जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। कैसे होगा ये सब और किस रफ्तार से बढ़ेगी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये बता रहे हैं शिवानी खरत। फिकी फ्रेम्स का उद्घाटन किया करीना कपूर खान ने। इस मौके पर फिकी की प्रेसिडेंट नैना लाल किदवई, रमेश सिप्पी, करण जौहर, वॉल्ट डिज्नी के चेयरमैन एंडी बर्ड और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर स्टेट प्रणीत कौर मौजूद थी। केपीएमजी के साथ मिलकर निकाली जाने वाली मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट भी यहाँ पेश की गई। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2013 में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 11.8% की दर से बढ़ेगी और इस ग्रोथ के ड्राइवर रहेंगे फिल्म और टीवी। फिल्म इंडस्ट्री के साथ और फिकी के साथ जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो भी हमारी जीडीपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ऐसे इवेंट्स के साथ रिलेशनशिप होती है वो बहुत इजी और अच्छे तरीके के साथ चल सकती है। एटमॉस्फेयर अच्छा होता है और आप दोनों चीज़ें काम कर सकती हैं कि काम भी करो और एंजॉय भी करो। एडवर्टाइजिंग आगे भी टफ रहेगा 2013 में, लेकिन 2012 में काफ़ी जो इवेंट्स हुई, जैसे टीवी डिजिटाइजेशन, फिल्म का जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का 77% पेनिट्रेशन हुआ, वो सब अब इंडस्ट्री को आगे जाके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तरह पोजीशन करता है। फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म स्टार्स की चमक के बावजूद इस साल का फिकी फ्रेम्स थोड़ा फीका रहा। डिजिटाइजेशन, रेडियो के तीसरे फेज के ऑक्शन, इकोनॉमी के हालात, काफी कुछ है जिससे ये सेक्टर गुजर रहा है। लेकिन फिर भी इस सेक्टर के सबसे बड़े इवेंट में यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर नजर नहीं आए। लेकिन फिकी फ्रेम्स के आखिरी दिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी उदय कुमार वर्मा ने इन सभी मुद्दों पर अपने विचार खास हमसे शेयर किए। Sooner or later, there'll be complete transparency in the system. ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के एक्सपेंशन की में जो शैकल्ड था ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, वो इसलिए शैकल्ड था क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ये नहीं पता कि ये एमएसओ का कंज्यूमर बेस कितना है, सब्सक्राइबर बेस कितना है, या इस एलसीओ का सब्सक्राइबर बेस कितना है। जो सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा वो ये आएगा कि सब्सक्राइबर बेस ट्रांसपेरेंट होगा, और जब वो ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको पता होगा कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, और उसके बाद डिवीजन ऑफ रेवेन्यू जो वेरियस स्टेजेस पे है वो ट्रांसपेरेंट होगा। और इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। और जिस तरीके से ग्रो कर रहा है टेलीविज़न, मुझे कतई इसमें संशय नहीं है कि आने वाले सालों में ये पूरी तरीके से एक ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर पे क्रांति आ जाएगी। इसके अलावा उनका मानना है कि सोशल मीडिया दिन ब दिन काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है और मंत्रालय एक खास सोशल मीडिया विंग बनाने पर विचार कर रहा है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मंत्रालय में एक अलग विंग हो सोशल मीडिया का, जो इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली इसी के ऊपर विचार विमर्श कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आवश्यकता थी और इस आवश्यकता को जितनी जल्दी हम एड्रेस कर सकें उतना ही ठीक रहेगा।
डिजिटाइजेशन का दूसरा फेज 60% तक पूरा हो चुका है। हालांकि पहले फेज में जो कोलकाता और चेन्नई में दिक्कत आई, उसका हल अभी तक नहीं निकला है और दूसरे फेज में भी कुछ शहरों में दिक्कत आ रही है। लेकिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का मानना है कि वो कोई भी कड़ा कदम उठाकर इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहते। उन्हें विश्वास है कि आने वाले फेज 3 और फेज 4 पर स्थिति बेहतर हो जाएगी। और अब एक नजर कुछ खबरों पर जो इस हफ्ते रही सुर्खियों में। दुनिया के टॉप 8 डायरेक्टर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर हैं कोमल बेदी सोहल और अब ये रीडिफ्यूजन वायर की नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई हैं। कोमल मुंबई में रहेंगी। ये एजेंसी में दूसरा बड़ा इंटरनेशनल चेहरा है। कोमल इससे पहले दुबई में लो के मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका ऑपरेशंस के लिए एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर थी। 19 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो रीडिफ्यूजन वायर में अपने रंग बिखेरने को तैयार हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पूरा कम्युनिकेशंस बिजनेस एक ही एजेंसी को दे दिया है। GIIR कम्युनिकेशंस इंडिया, जो LG एड के नाम से भी जानी जाती है, ब्रांड के लिए नई TVC के साथ तैयार है। LG की सारी डिजिटल ड्यूटीज, सोशल मीडिया और ऑनलाइन रेप्यूटेशन भी LG एड ही मैनेज करेगी। भरत बम्बावले ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर भारती एयरटेल ने इस्तीफा दे दिया है। भारती एयरटेल के ब्रांड को 20 देशों में बम्बावले देख रहे थे। ब्रांड की स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग और उसके यंगर लुक के पीछे बम्बावले ने काम किया। उन्हीं की लीडरशिप में ब्रांड ने हर एक फ्रेंड जरूरी होता है और जो मेरा है वो तेरा है जैसे कैंपेन निकाले। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे हमारी खास सीरीज मार्केटिंग एंड आई, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की मार्केटिंग और ब्रांडिंग हेड मनीषा लाड गुप्ता से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। ब्रांड बाजार में हम आपको रूबरू करा रहे हैं देश की टॉप ब्रांड्स के मार्केटिंग हेड से हमारी खास सीरीज मार्केटिंग एंड आई में। हर हफ्ते हम बात करेंगे किसी एक मार्केटिंग हेड से उनके ब्रांड के बारे में, उनके बारे में और ब्रांडिंग और मार्केटिंग की चुनौतियों के बारे में। इस हफ्ते हमारे साथ है एक्सिस बैंक की CMO मनीषा लाड गुप्ता। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जैसे पूरे बैंकिंग सेक्टर की शक्ल ही बदल दी है। स्पेशली जिस तरह से एक बैंक अपने मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को अप्रोच करता है। आज हमारे साथ है इंडिया के एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मनीषा लाड गुप्ता। मनीषा, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू। इस साल का जो आपका कैंपेन है उसमें ना केवल एक इंसान पर उसके साथ जो तरक्की कर रहे हैं उनके बारे में भी बात चली है। तो क्या जरूरत थी या फिर क्या वजह थी आपके कैंपेन में ऐसे चेंज लाने की? एक जो हमारे मन में चीज़ थी कि ऐसा हो सकता है कि हम अपने ज़्यादा कस्टमर्स को दिखाएं अपनी एडवर्टाइजिंग में, या ज़्यादा कस्टमर्स के साथ हम थोड़ा कनेक्शन बढ़ाएं। तो ऐसे जब हम लोग सब विचार कर रहे थे आपस में, तो हमें एक आइडिया आया कि जब एक आदमी तरक्की करता है तो उसकी तरक्की से जाने या अनजाने में उसके आसपास के लोग भी तरक्की करते हैं। कई बार उसको पता भी नहीं होता कि उसकी तरक्की से और लोग तरक्की कर रहे हैं। और ये आइडिया हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा और बहुत हम लोग काफ़ी एक्साइट हो गए इस आइडिया से। हमने सोचा कि इसको डिजिटल पे हम बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। और तब हमें ये आइडिया आया कि हम progresstogether.in करके एक वेबसाइट या नेटवर्क शुरू करेंगे, जहां लोग आके जो जिन लोगों ने उनको अपनी तरक्की करने में मदद की है उनको वो लोग सलाम दे सके या उनको थैंक्स बोल सके। और जब हम भी सोच रहे थे आपस में, हम सोचने लगे कि हाँ, वैसे वो मेरी टीचर कहाँ होगी जिसने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया था, या मेरा फर्स्ट बॉस जिससे मैंने इतना अच्छा सीखा था, जिसके साथ आपको शायद कभी थैंक यू बोलने का आपको मौका भी ना मिला हो। तो progresstogether.in का जो नेटवर्क है वो बेसिकली इसलिए है कि लोग आ सके और एक दूसरे को थैंक यू बोल सके उन लोगों को जिन्होंने उनको प्रगति करने में मदद की हो। एक बैंक के नज़रिए से हमेशा से ये ज़रूरी रहा है कि एक रिप्रेजेंटेशनल चेहरा हो, एक ब्रांच मैनेजर या फिर एक बैंक के अपने इलाके में प्रेजेंस के फॉर्म में। पर अभी बैंकिंग ऑनलाइन हो रही है, तो इससे पूरे सिचुएशन में क्या बदलाव आया है और आपके जो डिजिटल कैंपेन्स है वो कैसे सहायता कर रही है आपके ऑनलाइन बैंकिंग की? ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरेक्शन ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि सीमलेसली हम ऑफलाइन से शुरू होकर ऑनलाइन चले जाते हैं, ऑनलाइन से शुरू होकर ऑफलाइन
आ जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको मैनेज करना की चैलेंज है बैंक के लिए। कई ट्रांजैक्शंस जो होती हैं जो इजीली ऑनलाइन हो सके, उसके लिए कस्टमर्स को ब्रांच में अब आने की ज़रूरत नहीं है, वो हम समझते हैं। और ब्रांच कई बारी कस्टमर्स को ऑनलाइन पे भेजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कस्टमर्स को वहाँ ज़्यादा सुविधा होएगी। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग पे आप बिल्कुल ईजिली ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा या आपको किसी एक्सिस बैंक रिप्रेजेंटेटिव से मिलना ही पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जब भी ऑनलाइन हमारी लीड जनरेट होती है तो उसको सीमलेसली हम जो बिल्कुल नज़दीकी ब्रांच है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि वहाँ से फिर से ब्रांच के जो कर्मचारी हैं वो जाके कस्टमर से मिल सके और वो क्लोजर उस लीड पे दे सके। तो दिस इज़ हैंड इन हैंड। ये ऐसा नहीं है कि एक वन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, दोनों जगह एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। क्या इसी वजह से आपके डिजिटल स्पेंड्स में कुछ फ़र्क पड़ा है जो आप स्पेंड करते हैं डिजिटल मीडिया में, और कितना फ़र्क पड़ा होगा तकरीबन पिछले कुछ सालों में? हाँ, हमने लगातार डिजिटल पे हमने अपने स्पेंड्स बढ़ाए हैं और बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखा है कि 60 से 70% लोग हमेशा ऑनलाइन जाके रिसर्च करते हैं और पहले देखते हैं कि भी सबसे अच्छा लोन कहाँ मिल रहा है, सबसे बढ़िया अकाउंट कहाँ है, किसकी सर्विस अच्छी है। ये सब चीज़ें लोग चेक करते हैं जिससे पहले वो कोई भी बैंक के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बैंक कि हम उस मीडियम पे प्रेजेंट हो, सर्च पे हम शो अप करें। अगर हमारे कोई कस्टमर कंप्लेंट्स है तो हम उसको उसी मीडियम में रिजॉल्व कर रहे हैं, और हम हमेशा अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ऑनलाइन मीडियम पे बातें भी कर रहे हैं और सर्च पे हम शो अप भी करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसलीन, पॉन्ड्स, कोलगेट पामोलिव जैसे एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट कैटेगरीज में काम करने के बाद आप एक कॉम्पिटिटिव प्राइवेट बैंकिंग, जो कॉम्पिटिटिव सर्विस कैटेगरी है, उसमें आई है। तो आपके क्या लर्निंग्स है उन कैटेगरीज से जो आप इस कैटेगरी में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और क्या फ़र्क है दोनों में? यहाँ जो शॉप्स होती हैं वो हमारी शॉप्स हैं। FMCG में दुकानें आपकी नहीं होती, दुकानें किसी और की होती है, आपका सिर्फ प्रोडक्ट होता है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पर यहाँ सारी दुकानें, सारे ब्रांचेस, सारे ATMs हमारे अपने हैं। तो वो ब्रांच कैसा दिखता है, ATM कैसा दिखता है, वहाँ जाके क्या होता है, उससे हमारे प्रोडक्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो एक्टिविटी लेवल डिजिटल में है आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, आई थिंक FMCG तो काफ़ी पीछे है। और यहाँ पे जो हम जितना एम्फेसिस डालते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करते हैं, जितने रिसोर्सेज हम ऑनलाइन पर लगाते हैं, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे इतने। और लास्टली यहाँ पे सारी बातें आके एक एक्सिस बैंक एम्प्लॉई पे आ जाती है। वेयरएज इन FMCG हमारे एम्प्लॉयज़ कभी कस्टमर से मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप बहुत बढ़िया एडवर्टाइजिंग बना सकते हैं, एकदम बढ़िया ब्रांच भी दिखा सकते हैं, चैनल भी आपके अच्छे हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा हो सकता है, बट फाइनली जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, वहाँ आके फाइनली बात बनती है। तो हाउ शुड मार्केटिंग इम्पैक्ट कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर स्ट्रैटेजी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। अपने कंज्यूमर्स के साथ अच्छा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने से ही अपने कंज्यूमर्स के साथ तरक्की करेगी एक्सिस बैंक, बिल्कुल अपने कैंपेन की तरह। मनीषा, थैंक्स टू बी ऑन ब्रांड बाजार। थैंक यू। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे देखेंगे कैसे पोर्टफोलियो नाइट नए और पुराने लोगों को मौका देता है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अपना टैलेंट दिखाने का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। एडवर्टाइजिंग में अपना करियर बनाने वालों का यही सपना होता है कि वो पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, KS चक्रवर्ती और KV श्रीधर जैसे हस्तियों से मिले और उन्हें अपना काम दिखा सके। ये मौका उन्हें मिलता है पोर्टफोलियो नाइट के जरिए। क्या तलाश रहे हैं एडवर्टाइजिंग के दिग्गज इस साल यहाँ आने वाले पार्टिसिपेंट से? लेट्स हैव अ लुक। इस साल JWT और लियो बर्नेट पोर्टफोलियो नाइट होस्ट कर रहे हैं। 22 मई को होने वाला ये इवेंट एक साथ 20 अलग अलग शहरों में किया जाएगा। JWT इस इवेंट को होस्ट करेगा मुंबई में और लियो बर्नेट दिल्ली में। भारत में ये इस इवेंट का चौथा साल है। पिछले 3 साल से ये इवेंट सिर्फ मुंबई में हुआ है। पहले 2 साल इसे होस्ट किया ओगिलवी ने और पिछले साल इसे होस्ट किया लोलिंटास और पार्टनर्स ने। दिल्ली में ये पोर्टफोलियो नाइट का पहला साल होगा। So firstly, let me explain Portfolio Night. For us, it's a great opportunity to give back to the industry. And I think that's the important part. The second is what we're going to do is we're going to market it correctly. And we're going to market it
from now, starting now, so that hopefully enough people will know about it and get, interested enough to want to participate. I think इस साल जो हम करेंगे वो सोशल मीडिया के थ्रू ड्राइव होगा, राइट? सोशल मीडिया सिर्फ डिजिटली नहीं, PR, वायरल वगैरह तो होंगे ही, सभी लोग करते हैं, तो इस बार वो भी होगा। अब द होल थिंग इज टू लोगों को एंगेज कैसे करें, जिनको ये करना, और उनको प्रोत्साहन कैसे दे कि आ जाओ कर लो, पर थोड़ा टंग इन चीक मैनर में, सो दैट इट्स नॉट ऑल सीरियस, तो दैट्स ब्रॉडली द प्लान। इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए एजेंसीज तरह तरह की एक्टिविटीज करती हैं। पिछले साल लोलेंटास और पार्टनर्स ने दिलचस्प वायरल कैंपेन बनाए। इस तरह की एक्टिविटी से छोटे छोटे शहरों से पार्टिसिपेशन बढ़ता है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जोश बढ़ता ही जा रहा है। नए नए नाम और प्रॉमिसिंग लोग कुछ अलग और नया देने का वादा करते हुए खुद की एजेंसी या फिर कंपनी खोल रहे हैं। ये नई कंपनियां सिर्फ विज्ञापन नहीं बना रही हैं, ब्रांड्स के लिए रिसर्च कर रही हैं, उनके एम्प्लॉयज के लिए खास सर्विसेज दे रही हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुना रही हैं और खास सेक्टर के लिए स्पेशल सर्विसेज भी दे रही हैं। इसीलिए छोटे तो छोटे बड़े ब्रांड्स भी इनको अपना अकाउंट देने से नहीं कतरा रहे हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसी एजेंसीज से। तरक्की की बुलंदियों को छूना है तो कुछ अलग करो, ये मंत्र है हमारी आज की यंग एजेंसीज का। इस इंडस्ट्री की सबसे यंग एजेंसी है यूटोपिया। 2 महीने पहले DBB मुद्रा के इन एडवर्टाइजिंग गुरुज ने मिलकर कुछ नया करने का फैसला किया। विज्ञापनों के अलावा रिसर्च और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज की काम करने की क्षमता में सुधार लाने के कार्यक्रमों तक सभी कुछ करने का प्लान है यूटोपिया का। हर एक बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम्युनिकेशन नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिज़नेस को सक्सीड करने के लिए, वेदर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग हो या रिसर्च हो। सो इसलिए हमको ये लगा कि अभी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड बहुत सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन ज़रूरत है इस सर्विस को आगे पुश करने के लिए। जहां ज्यादातर एजेंसी सभी तरह के ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग करती हैं, नीश इंडिया सिर्फ होटल्स और ट्रैवल ऑपरेटर्स के लिए प्रमोशंस और मार्केटिंग करती है। टूरिज्म पर फोकस्ड ये एजेंसी हॉलिडे पैकेजेस भी ऑफर करती है। ये कंपनी का मेन फोकस था कि जो अनरिप्रेजेंटेटिव होटल्स हैं इंडिया के अंदर, जो अच्छे होटल हैं, जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उन होटल्स को एंड यूज़र के पास लेकर जाना। और एक तरह से ये होटल को हम सेल्स एंड मार्केट सपोर्ट देनी शुरू की, जो कि एक तरह से आउटसोर्सिंग ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग था होटल्स के लिए। ये इंडिया के अंदर अपने तरह का नया कंसेप्ट भी हमने स्टार्ट शुरू किया था। पिछले कुछ समय में ऑनलाइन शॉपिंग की कई कंपनियां और इनमें से कई जैसी फ्लिपकार्ट, महिंद्रा को एक शानदार कैंपेन दिया बैंगलोर की हैप्पी क्रिएटिव सर्विसेज ने। The less you know, the better, because everybody's experiences are different. It's not necessary you will face the same challenges. So, follow your heart. Be very clear about what you want to achieve at the end of it. Your vision is all that you have. Remember that your vision, you will have to keep making changes on the way to achieve that vision. So don't get stuck to a 5-year plan and stick to the same things that you laid out in the first year. And most importantly, be good at what you do. Concentrate on your product. हैप्पी क्रिएटिव ने डिजिटल कंपनियों के साथ और डिजिटल स्पेस में काफी बढ़िया काम किया है। कार्तिक अय्यर का मानना है कि क्रिएटिव बिजनेस का सक्सेस मंत्र है उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करो जिनका नजरिया आपसे मिलता हो। अंकिता श्रीराम, मुंबई। और आज के ब्रांड बाजार में इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, सिर्फ CNBC आवाज़ पर।